हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं, ऊपर लिखाई दे रहा होगा आपको, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू दी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो इससे पहले हमने बात करी थी क्या बोर्स मॉडल की। तो बोर्स मॉडल के जो डेवलपमेंट थे उसमें जनरली ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनकी वजह से क्या हुआ था कि भाई डेवलपमेंट जरूरी हो जाता था क्या बोर्स मॉडल का। बट आज हम बात करने वाले हैं क्या बच्चों, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू दी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आज नहीं पढ़ेंगे, बट उसके जो दो डेवलपमेंट थे जिनकी वजह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, यानी कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स रही होंगी बोर्स मॉडल की, जिसकी वजह से क्या है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लाना पड़ा। और जो ड्रॉबैक्स थी वो आप बोर्स मॉडल का जो लेक्चर था उसे आप ओपन करके देख सकते हैं, और उसमें सारी चीजें ड्रॉबैक्स वगैरह सब बताया गया है। तो बच्चों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्या, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो टू डेवलपमेंट थे बच्चों। नंबर 1 कौन सा, डी ब्रोगली इक्वेशन, या फिर मैं कहूं डुअल नेचर, क्या बच्चों, डुअल नेचर ऑफ मैटर, या फिर डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो बच्चों एक डी ब्रोगली इक्वेशन या डुअल नेचर ऑफ मैटर। फिर दूसरा जो था बच्चों वो था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो डेवलपमेंट ऐसे थे कि जिनकी वजह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाना पड़ा। और बच्चों ये दोनों डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों, यही दोनों डेवलपमेंट्स जो थे वो डेवलपमेंट्स क्या है, एक नई ब्रांच की स्थापना करते हैं, या फिर मैं कहूं क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर मैं कहूं वेव मैकेनिक्स। एक नई ब्रांच आ गई बच्चों, साइंस की एक नई ब्रांच आ गई, क्या, क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स। क्या बच्चों, अ न्यू ब्रांच, क्या बच्चों, ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप्ड। और वो ब्रांच कौन सी थी बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स। और इसी के बेस पर आया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या बच्चों, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो यहां पर जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था उसके लिए ये दो कॉन्सेप्ट रेस्पॉन्सिबल थे, या फिर मैं कहूं दो डेवलपमेंट जो थे वो रेस्पॉन्सिबल थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए। जैसे वहां पर बोर्स मॉडल के लिए दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे, वो एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या है, दो डेवलपमेंट आ जाते हैं जिनकी हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, बात करते हैं। तो बच्चों आई होप आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। अब इसे हम इरेज करते हैं और 1 बाय 1 समझते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बच्चों, ये मान के चलिए इसे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, पहले टू डेवलपमेंट्स पढ़नी है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या था, ठीक है, पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है। जैसे वो क्या था बच्चों, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था, इसी तरीके से ये। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं क्या, डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर, या फिर हम करें डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं बच्चों डी ब्रोगली इक्वेशन की। डी ब्रोगली ने क्या कहा था, डी ब्रोगली ने कहा था, आपको मालूम होगा कि ये बात पहले क्लियर हो चुकी थी कि लाइट जो होती है, फोटोन जो होता है, वो डुअल नेचर से करता है, पार्टिकुलेट एज वेल एज क्या है, दोनों वेव नेचर शो करता है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है कि वेव नेचर, पार्टिकुलेट नेचर दोनों जब फोटोन शो करता है
तो ये जो डी ब्रोगली थे इन्होंने बोला था कि मैटर के और भी पार्टिकल डुअल नेचर शो करते हैं, तो उन्होंने उसके लिए एक इक्वेशन बनाई थी जिसे डी ब्रोगली इक्वेशन कहा गया था। तो उन्होंने क्या कहा था बच्चों, in 1924 de Broglie suggested that like photon all the matter particles must show क्या बच्चों, पार्टिकल मस्ट शो डुअल नेचर, लिख दो डुअल नेचर। उन्होंने कहा था कि जो और भी पार्टिकल होते हैं, कोई भी मैक्रोस्कोपिक हो या माइक्रोस्कोपिक, उसे भी डुअल नेचर शो करना चाहिए। क्या? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, तो उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, फॉर अ फोटोन, क्या बच्चों, फॉर अ फोटोन, ठीक है। तो अब अगर बात करें हम अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करें तो जो एनर्जी होती है फोटोन की वो E इक्वल्स टू एच न्यू होती है, और आपको पता होगा न्यू इक्वल्स टू होता है C अपॉन लैम्डा, ठीक है, C अपॉन लैम्डा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, अगर एक से इक्वेशन फर्स्ट मान लें हम, ठीक है। और अगर ये क्या है, ये वेव नेचर मानता है। अगर हम बात करें पार्टिकल नेचर की, तो जो आइंस्टाइन ने बताया था, क्या बच्चों, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ये पार्टिकल नेचर था, पार्टिकल नेचर, ये वेव नेचर, क्या बच्चों, वेव नेचर किसका, फोटोन का। तो एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाएगी, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सी क्या है, मास, ये मास ऑफ फोटोन है, और सी क्या है बच्चों, सी क्या है, उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहां पर देखें, ये इक्वेशन हम मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो यहां पर कहते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और दोनों को हम रख दें तो ये हो जाएगा एस सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो ये यहां से सी कट गई, तो क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा, क्या बच्चों, एच अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी, या फिर लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। ये फोटोन के लिए निकाल दिया इन्होंने। क्या, लैम्डा जो होता है एम सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या बात करें कि जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका लैम्डा उतना ही छोटा होगा। अगर हम बात करें अदर पार्टिकल के लिए, फॉर अदर पार्टिकल, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। क्यों बच्चों, यहाँ पर जो एम और सी क्या होता है, मोमेंटम होता है, क्या बच्चों, मोमेंटम होता है। फॉर अदर पार्टिकल, क्या बच्चों, फॉर अदर पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी, ठीक है। बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। या फिर यहां पर कह दो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर लैम्डा क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के। कहने का मतलब ये है कि जिसका लैम्डा
जिसका मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उसका लैम्डा उतना ही छोटा होगा। यानी हम कहें कि हर किसी पार्टिकल की कोई ना कोई वेव होती है, बट वो बात दूसरी है कि वो वेव हमें दिखाई देती है या नहीं देती है। ये बात उस पर डिपेंड करती है कि उसका मोमेंटम कितना है। मोमेंटम क्या होता है आपको मालूम होगा, P = mv, समझ गए बच्चों। तो ये होता है मोमेंटम। तो एक बात देखिए बच्चों कि मोमेंटम जितना ज्यादा होगा, क्या बच्चों, मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी ही छोटी होती है। समझ रहे बच्चों, यानी मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली यहां मास ज्यादा होगा तो यहां पर देखेंगे मोमेंटम भी ज्यादा होगा, एम भी, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसीलिए कहते हैं कि जो बड़ी चीजें होती हैं बच्चों उनकी क्या होती है, वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसलिए आसानी से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, उन्हें आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था बच्चों डुअल नेचर ऑफ मैटर, जो किसने दिया था, डी ब्रोगली ने। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो आप करते हैं इसे रेस और इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहां पर वेवलेंथ की बात करते हैं, ठीक है। फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ अ बॉल, ठीक है, ऑफ मास, क्या बच्चों, मास 1 kg moving with the velocity of 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई बॉल जा रही है और हम उसका क्या निकाल रहे हैं बच्चों, क्या, वेवलेंथ। तो लैम्डा H/mv, ठीक है। तो लैम्डा फाइंड आउट करना है। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34, और m कितना है बच्चों, यहां पर m हो गया बच्चों, मास हो गया 1 kg और वेलोसिटी 100, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसे कर सकते हो, ये 1 हो गया, मास 1 kg का बॉल है और 100 की स्पीड से चलेगी। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, ये 100 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 6.626 इंटू 10⁻, ये 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा बच्चों -36। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों लैम्डा। देख रहे होंगे लैम्डा कितना छोटा आया है। अगर 1 kg की बॉल है, काफी बड़ी बॉल है, तो यहाँ पर लैम्डा बहुत बड़ा आया है। सिमिलरली अगर मान के चलिए, अगर लैम्डा की बात करें तो अगर बहुत छोटी बॉल होती, ठीक है, अगर मान के चलिए यहां पर ही क्या है, मैं अगर दूसरा क्वेश्चन कर देता हूं, अगर यहां पर ये 1000 की स्पीड से चल रही, क्या 1000 की स्पीड से, या फिर मैं कहूं ठीक है 1000 की स्पीड से चल रही मीटर पर सेकेंड, काफी ज्यादा स्पीड हो गई, और ये है वेलोसिटी जो है, सॉरी मास जो है इसका, वो क्या है, आप इसे रख लीजिए 1 इंटू 10⁻², ठीक है बच्चों। तो बहुत बड़ा अंतर तो नहीं आएगा, पर फिर भी लैम्डा = 6.626 इंटू 10⁻34, और नीचे मास कितना आ जाएगा 1 इंटू 10⁻² kg, ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी 1000, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम,
तो यहाँ से ये माइनस के दो दो जीरो से तो जो दो जीरो कट गए, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों ऊपर, हमने मास क्या ले लिया, काफ़ी कम लिया, ठीक है, और वेलोसिटी ज़्यादा ले ली। कोई बात ना, वेलोसिटी कम ले थोड़ी, 10 किलो, ठीक है, ये 10 की ले ली, छोड़िए, ठीक है। तो ओके, ये दो जीरो थे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ऊपर क्या हो गया 6.626 इंटू 10⁻31 मीटर, ठीक है। इतनी क्या हो जाएगी बच्चों, वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ थोड़ी कम है, ठीक है, यहाँ पर समझ ही रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई, ओके। 30, हाँ ये 2 माइनस करो तो 32 हो जाएगा, और इससे 33 हो गया, मैं तभी तो कर रहा हूँ, ओके। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कर भी लेंगे, ठीक है। तो इसे रेस कर देता हूं मैं, क्वेश्चन को लिखता हूं नया क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो पहले, अभी कर देता हूं रेस। ओके, इरेज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। यहां देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट मास ऑफ अ फोटोन, ठीक है, इफ इट्स वेवलेंथ is 2.208 into 10⁻⁻17 मीटर, ठीक है। तो यहाँ मास लैम्डा इक्वल्स टू H/mb, तो मास निकालना है, मास इक्वल्स टू H/λ/b, 6.626 इंटू 10⁻34, लैम्डा कितना हो गया 2.208 इंटू 10⁻⁻17 इंटू, और ये क्या हो गया बच्चों, बी, ठीक है, फोटोन है, 3 इंटू 10⁻8, ये सन की हाँ स्पीड, लाइट की स्पीड होती है। तो अगर ये इससे काटेंगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा, और ये 17 है, ये 17 रह गया, ठीक है, 3 से 3 माइनस हो गया, तो ये कितना बचा 1 इंटू 10⁻⁻17, और नीचे ये बचा 10⁻8, तो क्या कर सकते हैं 1 इंटू 10⁻, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 23, ठीक है, 10⁻⁻25 kg, सही बच्चों, 1 इंटू 10⁻⁻25 kg। तो ये हो गया बच्चों क्या, इसका मास, एक फोटोन का, काफी कम मास है, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं क्या बच्चों, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो इसे रैस करते हैं, रैस करने के बाद अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, क्या बच्चों, हाइजेनबर्ग या हाइजेनबर्ग, जो भी आप बोलते हो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 2, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो भी है। तो बच्चों हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था? हाइजेनबर्ग ये बात बोले थे कि कोई भी फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, बोले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को साइमल्टेनियसली बताया नहीं जा सकता। या फिर मैं कहूं, अगर वेलोसिटी की बात नहीं करते तो मोमेंटम की बात करते, कोई ना कोई मास तो होगा तो मोमेंटम होगा। तो उन्होंने कहा था इट इज इम्पॉसिबल, या फिर कहूं it is impossible to determine exact position and exact momentum of fast moving microscopic particle like electron। ठीक है, तो exact momentum और exact क्या बच्चों उसकी पोजीशन को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रॉन के लिए कहा था। तो वहां पर अगर कुछ ना कुछ एरर होगी, और वो एरर होगी तो h/4 से ज्यादा होगी या फिर इसके बराबर होगी। तो सपोज दैट कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन ये फास्ट मूविंग पार्टिकल है। क्या बच्चों? फास्ट मूविंग पार्टिकल। तो आपको मालूम होगा ये फास्ट मूविंग पार्टिकल है, तो वेव नेचर भी शो करेगा, और क्या करेगा बच्चों? पार्टिकल नेचर भी। तो बहुत तेज, तो ये हो सकता है एक बार आप बता सकें कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां है, ये है, बट या पार्टिकल ये है, तो इसका मोमेंटम क्या है? तो इसमें जरूर एरर होगी, और वो कितनी होगी? h/4 होगी या फिर इससे ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, सपोज दैट यहां पर ही देख लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है और यहां पर रिवॉल्व कर रहा है। तो जिस तरीके से बोहर ने बताया कि परफेक्ट ऑर्बिट होती है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इस पर क्या है कोई फोटोन डालते हैं, अगर आपने फोटोन डाला इस तरीके से और आपने पता किया भाई इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, क्या फोटोन से आपने इसकी पोजीशन पता करने की कोशिश की, तो हो सकता है आपको मालूम पड़ गया कि वो पोजीशन ये है। बट ये बात देखिए, इसका वेलोसिटी या फिर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। वैसे भी फोटोन इतनी एनर्जी लेके जाएगा और इसकी एनर्जी को इसे एक्साइट कर देगा, तो ये इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। वैसे भी क्या होता है बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल परफेक्ट बात नहीं है। ऐसा जैसे उन्होंने बोल दिया बोर ने कि यहां पर सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है, बट नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट यहीं पर इलेक्ट्रॉन होगा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बस प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, यहीं से ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, या ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आया था। तो भाई फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी तो है, बट यहीं पर इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है बच्चों। तो आप फोटोन भी डालेंगे तो अभी इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो भी आप उसकी वेलोसिटी को नहीं बता पाएंगे या फिर मोमेंटम को नहीं बता पाएंगे। ऐसा ही एनसीईआरटी में कहा है। ठीक है, कि अगर इसमें फोटोन डालें तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप क्या है, किसी भी फास्ट मूविंग, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और उसकी पोजीशन को क्या है, साथ साथ नहीं बता सकते। ठीक है, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं जरूर होगी। अगर अनसर्टेनिटी की बात करें, एरर की बात करें, तो पोजीशन में एरर को उन्होंने डेल्टा एक्स और मोमेंटम में एरर को डेल्टा पी से डिनोट किया। अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो डेल्टा बी बोल सकते हैं। चलो मैं इसे लिख देता हूं आपको। ठीक है, और यहीं से फिर क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओके, तो हाइजेनबर्ग, ठीक है, इट इज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum
exact momentum of fast moving microscopic इसको पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों, ठीक है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि आप उसके मोमेंटम को बता दें तो एरर जरूर हो जाएगी उसकी पोजीशन में, ठीक है, और अगर आप उसकी पोजीशन बता दें तो मोमेंटम में एरर जरूर होगी। ठीक है बच्चों, अगर इफ डेल्टा एक्स इज, ठीक है, अनसर्टेनिटी, क्या बच्चों, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, और डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अगर ये अनसर्टेनिटी है तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये क्या होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। एच अपॉन 4 पाई से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। अगर यहां बात करें डेल्टा एक्स और यहां पर इसे मोमेंटम को वेलोसिटी की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, एम डेल्टा बी। अब बच्चा कोई कह सकता है डेल्टा आपने एम के आगे नहीं लगाया, बेटा मास तो कांस्टेंट होगा, मास नहीं बदलेगा, इसलिए डेल्टा बी वेलोसिटी में चेंज आ सकता है एच अपॉन 4 पाई, या फिर कह सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। इस तरीके से आप क्या है बच्चों, अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, मोमेंटम या फिर पोजीशन या फिर वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर पोजीशन और वेलोसिटी, यहां पर पोजीशन मोमेंटम, आप कोई भी फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। तो ये बात हो गई बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। बोले भैया दोनों काम नहीं होंगे, अनसर्टेनिटी जरूर आएगी। अगर आप मोमेंटम फाइंड आउट कर लोगे तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगी, गड़बड़, और वेलोसिटी गड़बड़ कर लो, वेलोसिटी अगर एग्जैक्ट फाइंड आउट कर लोगे तो मोमेंटम में गड़बड़ जरूर आएगी। ठीक है, और अगर थोड़ी थोड़ी गड़बड़ दोनों में आई तब भी एच अपॉन 4 पाई कम से कम होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप क्या कर लें, नोट कर लें, फिर उसके बाद करा देता हूं एक क्वेश्चन। ठीक है, ओके बच्चों, यहां देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इफ अनसर्टेनिटी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन of an electron is 0.1 angstrom. Find out uncertainty in position, velocity. In position, फिर पोजीशन बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1, और मीटर में कर लो -10 मीटर, एंगस्ट्रॉम में थी। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा बी। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इक्वल्स टू लगा दो एच अपॉन 4 पाई, तभी फाइंड आउट हो सकता है।
ठीक है, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन था, तो डेल्टा v इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई डेल्टा x, और ये आएगा 6.626 इंटू 10 टू की पावर -34 जूल सेकेंड, और 4 तो 4 है पाई 3.14 इंटू डेल्टा एक्स क्या हो गया 0.1 इंटू 10 टू की पावर -10। कैलकुलेट कर लेना इसे। चलो इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 5.79 इंटू 10 टू की पावर -6 मीटर। ऐसा ही है ना, एनसीईआरटी में ये आंसर, ठीक यही है। 5.79 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। तो ये बात हो गई बच्चों क्या, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, और उससे पहले हुई क्या डी ब्रोगली इक्वेशन। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया, और फिर अब बात करेंगे क्या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।